हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 52, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज़ वेल एज़ पीजीटी कॉमर्स के लिए। और इसमें हम कॉमर्स के जितने भी यूनिट्स हैं आपके, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एचआरएम, फिनेंशियल मैनेजमेंट और भी बहुत सारी हैं, तो सबको लेके ओवरऑल जो है कॉमर्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ मिक्स बेसिस पे। और ऐसा करने का मेन मोटिव यही है कि इसके थ्रू आपके जो है क्वेश्चंस के जो है कॉन्सेप्ट्स कॉमर्स के अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है और आपकी नॉलेज भी चेक हो जाती है। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्टअप होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप कम से कम टाइम में जो है अपना क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज आपकी नॉलेज के साथ साथ जो है एमसीक्यूज़ में टाइम सेविंग भी आपकी बहुत ज़रूरी रहती है आपके पेपर में, है ना। और चाहे आप कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ओवरऑल कॉमर्स के जितने भी यूनिट्स हैं सबकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ओके। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 51 की जो वीडियोज़ हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके। और आप लोगों ने साथ में पेन और पेपर लेके बैठना है ताकि कुछ भी आपको नया पॉइंट मिलता है, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो आप उसको साथ के साथ नोट कर पाओ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 52। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टॉक और अदर सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज़ नोन एज। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसमें बोला हुआ है कि जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें, अगर कंपनीज़ की जो भी स्टॉक या सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी होते हैं, अब उसमें क्या होता है कि जो मेन इंडिविजुअल्स होते हैं उस कंपनी के, लाइक मैनेजरियल पर्सोनल हो गए, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, अब उनके पास जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है कंपनी की जो पब्लिक को नहीं पता होती, क्योंकि पब्लिक ने भी तो इन्वेस्ट किया होता है ना शेयर्स वगैरह में। तो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का वो मतलब वो इन्फॉर्मेशन हो गई जो जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है बट उन लोगों के पास है, ठीक है। तो अगर वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं कंपनी की सिक्योरिटी में, यानी कि शेयर्स वगैरह में उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट आपको बोला हुआ है विसल ब्लोइंग, सेकंड है इनसाइडर ट्रेडिंग, थर्ड आउटसाइडर ट्रेडिंग एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दिस। तो आपने ध्यान रखना है ये है इनसाइडर ट्रेडिंग, और इसको हमेशा अनएथिकल माना जाता है। और जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इस पे उसको क्या करता है, बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्शन नहीं करता इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की। जनरल पब्लिक ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है ये उनके लिए सेफ़ नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो अगर वो इस इंफॉर्मेशन जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शेयर्स वगैरह से रिलेटेड, वो उसका यूज़ करके जो है अगर डील कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में, ट्रेडिंग कर रहे हैं उस चीज़ में, तो वो हम कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि एक अनएथिकल और एक गलत चीज़ है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, क्या चीज़ कैलकुलेट करने का, गुडविल को कैलकुलेट, गुडविल की वैल्यू निकालने का, ठीक है। देखो, अब आपको क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आपको डिफरेंट टाइप्स की, जैसे आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हो, गुडविल का वैल्यूएशन, कैपिटल बजटिंग के मेथड्स, डिविडेंड डिसीजंस के, आगे हर चीज़ के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपको जो है अपने कॉमर्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक आपका नेट और पीजीटी कॉमर्स, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कौन सी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ये सिंपल सा है क्वेश्चन कि आप गुडविल, अगर वैल्यू निकालना है गुडविल का, तो इसमें से आप कौन सा मेथड ऐसा है जो नहीं यूज़ होता गुडविल के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पहले पता होगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं क्या चीज़ कैलकुलेट करने के फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तभी आप इसका आंसर दे पाते हो। इसीलिए आप लोगों ने ज़रूर ऐसा करना है, जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करने
करने के, चाहे वो अकाउंटिंग में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए। ओके, उसके अलग से आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू तो आप लोगों को करवाती रहूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको पता है ना एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया होता है कैसे, जैसे मान लो आपको लास्ट के 3 या 4 ईयर्स के, कितने भी ईयर्स के सपोज आपको क्या दे दिए, प्रॉफिट्स बता दिए, फिर आप उनको एडअप करके फिर जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए दिया होता है डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल देते हो। फिर आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, आपको बोला होता है कि कितने ईयर्स के लिए जो है परचेज गुडविल हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। तो येस, दिस इज़ अ मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। लेकिन हमने क्या कौन सा बताना है, कौन सा नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड, यस, ये भी एक मेथड है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, आपके जो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो आपके क्या निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और यस, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सुपर प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक कैलकुलेशन का मेथड है गुडविल के लिए। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आप लोग सोचो किसका मेथड है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया है इसको 2-3 बार। आप ध्यान रखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हमारा यूज़ होता है कैपिटल बजटिंग में। याद आया आप लोगों को, कैपिटल बजटिंग में यूज़ होता था ये हमारा। इसमें जैसे हम क्या करते थे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, है ना, हम ऐसे करते थे ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, बिकॉज ये हमारा गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मेथड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में CAG भी बोलते हैं। तो आपने उनका बताना है कि वो कितने टाइम के लिए जो है काम करते हैं, उनका क्या टेन्योर है। CAG, सबसे पहले तो CAG आपको पता है जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को ये अपॉइंट करता है। लेकिन कितने पीरियड के लिए, इसका टेन्योर कितना होता है काम करने का। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 5 ईयर्स और एज ऑफ 60 विच एवर इज़ लोअर, यानी कि विच एवर इज़ अर्लियर भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, यानी कि 5 साल या अगर वो 60 ईयर्स का हो गया, दोनों में से जो चीज़ पहले आ जाएगी, ठीक है। 5 ईयर्स और एज ऑफ 60 विच एवर इज़ अर्लियर। फिर दिया हुआ है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर। फिर आपको दिया हुआ है 4 ईयर्स और एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर एंड एज ऑफ 60। तो आपने ध्यान रखना है, आपका आंसर होगा बी वाला, यानी कि 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में से जो चीज़ पहले हो गई, ओके, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथड ऑफ कलेक्टिंग मनी फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रेजिंग प्राइजेज और फॉलोइंग मैनी अदर अनएथिकल वेज इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जब कोई भी बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए क्या करती है, अनएथिकल वेज यूज़ करती है। लाइक उसने प्राइस बढ़ा दिया, मतलब अब देखो, अब आपको पता है आजकल जो है फर्म को, बिजनेसेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो CSR एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है कि जो आजकल जो है बिज़नेस को जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फुलफ़िल करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, उस चीज़ को फिनेंस करने के लिए जो है कई बिज़नेस क्या करते हैं, चीज़ों के प्राइस बढ़ा देते हैं या और गलत वेज यूज़ करते हैं, अनएथिकल वेज यूज़ करते हैं। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट है रिवर्स इफेक्ट, रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट, बूमरैंग एंड रूजवेल्ट इफेक्ट। तो आपने ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। तो देखो, अगर आपको कुछ भी नई टर्म पता चलती है तो आपने उसको साथ के साथ नोट करना है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है कि आपका रिवाइज हो जाता है, और जिनके लिए नई टर्म होती है, कुछ भी नया पता चलता है, चाहे फॉर्मूला भी चाहे कुछ भी, तो आप लोगों ने उसको साथ के साथ ज़रूर नोट करना है, ठीक है, ताकि आप उसको एग्ज़ाम के टाइम में उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो इसका क्या आएगा हमारा, रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज सबमिटेड एंड डिसाइडेड बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। आप लोगों ने सुना होगा HRM में एक टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का,
कई बार आपको पता है जो वर्कर्स होते हैं और जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं या मैनेजर्स, उनमें क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो उसको अगर उसके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से आपसे पूछा हुआ है कि जब कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी का मतलब कि वो दोनों के लिए बराबर होगी, न्यूट्रल, उन दोनों से बिल्कुल अलग, ठीक है। थर्ड पार्टी जब डिस्प्यूट को सॉल्व करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, फिर है अफर्मेटिव एक्शन, सी है आर्बिट्रेशन, फिर है नेगोशिएशन। तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ध्यान रखना, जब न्यूट्रल थर्ड पार्टी करती है डिस्प्यूट को सॉल्व तो ये होता है हमारा आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बताना है कि ये जो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है ये डेट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1956, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका क्या है, 1966 ही है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और उसका 1960 ही है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया हुआ है। अब एक और चीज़ आती है आपको लिए इम्पॉर्टेंट, कि इनका आपको एक तो हेडक्वार्टर पता होना चाहिए और कितनी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इसका बताती हूँ मैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, जिसको हम शॉर्ट में आईडीए भी बोलते हैं, इसमें 173 कंट्रीज़ हैं। ध्यान रखना 173, इसको चाहे आप नोट भी कर लेना, 173 कंट्रीज़ है। और इसका मेन पर्पज़ क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब गरीबी को कम करना, और डेवलपमेंट के लिए असिस्ट करना, डेवलपमेंट असिस्टेंस, ओके। अब ये जो इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे रिलेटेड मैं पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है और इनकी कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितनी कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं दोनों की और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये इसीलिए पूछती हूँ बिकॉज ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज जो है चेक होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोरी से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड की जो थियोरीज हैं उनसे, और वो भी इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर एंडोमेंट थियोरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसने दी थी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज प्रपोनेंटेड बाय, फर्स्ट आपका दिया हुआ है डेविड रिकार्डो, फिर है बर्टिल ऑलिन, जेएस मिल एंड सीपी किंडलबर्गर। तो आपने ध्यान रखना है जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, वो किसने दी थी, हेक्सचर एंड ऑलिन ने, यानी कि बर्टिल ऑलिन ने। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और डेविड रिकार्डो जो हमें यहाँ दिया हुआ है, डेविड रिकार्डो ने कौन सी थियोरी दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली दी थी वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने, ओके। तो आपने ये चीज़ जो है आपको पता होने चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर थ्योरी जो है किसने दी है, ओके। तो एडम स्मिथ ने कौन सी दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाली, और कंपैरेटिव एडवांटेज वाली डेविड रिकार्डो ने, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी है बर्टिल ऑलिन ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड MBTI, आपको MBTI का फुल फॉर्म बताना है, और ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। MBTI का फुल फॉर्म बताना है, फर्स्ट है आपका मेरी ब्रिग थीमेटिक इंडेक्स, फिर है मेयर्स बैंड टेस्ट इंडिकेटर, सी है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, एंड डी है मेरी ब्रिग थीमेटिक इंडिकेटर। तो आपने ध्यान रखना है MBTI स्टैंड्स फॉर मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। क्या है इसका फुल फॉर्म, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। और ये किसने डेवलप किया था, अगर हम इनके नाम पे ही पढ़ा है, कुक ब्रिग्स, किसने डेवलप किया, कुक ब्रिग्स एंड इजाबेल ब्रिग्स मेयर्स, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये किसके लिए था, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया था कि जो पर्सनालिटी होती है किसी भी पर्सन की, वो अफेक्ट करती है उसके बिहेवियर को इन वेरियस सिचुएशंस।
जो पर्सनालिटी होती है किसी भी पर्सन की वो अफेक्ट करती है उसके बिहेवियर को, वो बहुत सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बात अब ये आती है कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी को कैसे मेज़र किया जाए। इसीलिए जो MBTI है वो हमारा क्या है, पर्सनालिटी को असेस करने का एक इंस्ट्रूमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, ओके। एक तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ओके। और क्या आपको एक ध्यान रखनी है इसमें, एक ये मेन चीज़ भी है, इन्होंने जो बताया है कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस पूछे थे अपने रिसर्च में, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को मतलब उसके डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए, असेस करने के लिए 100 क्वेश्चंस। तो उसमें से है उन्होंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज बताई पर्सनालिटी की, तो आप लोग वो भी ध्यान रखना। फर्स्ट उन्होंने बताया एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जिसको हम बोलते हैं ई और आई शॉर्ट में, या तो कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। सेकंड उन्होंने बताया सेंसिंग और इंट्यूटिव, सेंसिंग और इंट्यूटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, एस, और इसको हम बोलेंगे एन, ओके। फिर उन्होंने बताया थिंकिंग और फीलिंग, एक और चीज़ क्या थी, थिंकिंग और फीलिंग, ओके, इसको टी और एफ से। और एक लास्ट है जजिंग और परसीविंग, जजिंग और परसीविंग, ओके। तो अब आपको इसको हम क्या बोलेंगे, जे और पी, ओके। तो कौन कौन सी थी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, सेंसिंग और इंट्यूटिव, थिंकिंग और फीलिंग, और जजिंग और परसीविंग। या तो एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट, या फिर सेंसिंग और इंट्यूटिव, या थिंकिंग और फीलिंग, या जजिंग और परसीविंग। मतलब ये इन्होंने 4 मेन जो है कैटेगरीज बताई पर्सनालिटी की, ठीक है। जो जो पर्सन जैसे जैसे आंसर दिया था उसी के अकॉर्डिंग। तो आपने ये जो 4 चीज़ें हैं इनकी जो मेन ये वो है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MC किन्सी 7S फ्रेमवर्क। आपको पता है MC किन्सी ने मतलब जो है उनके 7S बताए थे, और ये किस लिए फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस टूल था, कि ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस टूल देखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल सिचुएशन के जो चेंजेस आ रहे हैं उनको असेस करना, उनको मॉनिटर करना। तो उसके लिए उन्होंने 7S बताए थे, आपको बताना उसमें से ये कौन सा एक ऐसे इसमें से नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड्स, फिर है स्ट्रक्चर, फिर है स्किल्स, और डी है स्ट्रैटेजी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर इस पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।